जस्टिस राना मोहम्मद शमीम 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2018 तक 3 साल गिलगित बल्तिस्तान के एपलेट कोर्ट के चीफ जज रहे। ये पेशे के लिहाज से वकील हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे और पार्टी के सिंध लॉयर विंग के नायब सदर भी रहे और मियां नवाज शरीफ के वकील भी। ये बतौर जज बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जवाब देते। 30 अगस्त 2018 को रिटायर हुए और लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मियां नवाज शरीफ से रिटायरमेंट के बाद भी इनका राब्ता था और ये नवंबर के शुरू में न्यूयॉर्क गए। वहाँ से उन्होंने लंदन में शरीफ फैमिली के एक अहम शख्सियत से रब्ता किया और बताया कि मेरे ज़मीर पर एक बोझ है और मैं ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। इनका कहना था कि मेरी मरहूमा अहलिया ने इंतकाल से कबल मुझे कहा था कि आपको ये सच शरीफ फैमिली और पूरी कौम को बताना चाहिए। इनका कहना था कि मैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान जाते वक्त लंदन रुकूंगा और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। इस शख्सियत ने मियां साहब से बात की और वो राना शमीम से मुलाकात के लिए राज़ी हो गए। राना शमीम 8 नवंबर को लंदन पहुंचे। उनकी हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें हुई और उन्होंने हल्फन इकरार किया कि मुझे अगर फांसी भी दे दी जाए तो भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मियां नवाज शरीफ से भी इनकी मुलाकात हुई। राना शमीम को 10 नवंबर को सेंट्रल लंदन में नोटरी पब्लिक के दफ्तर ले जाया गया और उन्होंने हल्फ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कंपनी ने इस पर नोटरी पब्लिक की मोहर लगा दी। बयान को अब किसी भी अदालत में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता था। राना शमीम ने अपने बयान में दावा किया कि जुलाई 2018 के वस्त में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार अपने ख़ानदान के 27 अफराद के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित आए। मैं इनका मेज़बान था और शाम की चाय के वक्त जस्टिस साकिब निसार अपनी बेगम के साथ लॉन में बैठे थे। मैं और मेरी बेगम भी वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थे और वो बार बार फ़ोन कर रहे थे। रजिस्ट्रार से उनका राब्ता हुआ और उन्होंने उससे कहा कि आप फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के घर जाएं और उन्हें मेरा पैगाम पहुँचाएं। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसी भी कीमत पर इलेक्शन से कबल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम ने दावा किया कि जस्टिस साकिब निसार का बाद अज़ां जस्टिस आमिर फारूक से भी रब्ता हो गया और चीफ जस्टिस ने इन्हें यह हुक्म बराह रास्त भी दिया और ये उसके बाद मुतमईन भी होगी। मैंने उनके इस हुक्म पर इतराज़ किया तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि आप ये समझ लें कि आपने ये गुफ्तगू सुनी ही नहीं। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। राना शमीम ये बयान हल्फी देकर पाकिस्तान वापस आ गए और शरीफ फैमिली ने 14 नवंबर को यह हल्फनामा डेली न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को दे दिया और अब्बासी साहब ने 15 नवंबर को खबर शाया कर दी, जिसके बाद मुल्क में एक तहलका मच गया। यह हल्फनामा हैरान कुन भी है और अदलिया की साख के लिए ख़तरनाक भी। ताहम इसमें चंद सवालात भी मौजूद हैं और ये सवालात मुस्तकबिल में बार बार उठाए जाएंगे। मसलन राना शमीम ने यह हल्फनामा पाकिस्तान के बजाय लंदन में क्यों दिया? मियां नवाज शरीफ के कागजात और राना शमीम के हल्फनामे का नोटरी पब्लिक एक क्यों है? जुलाई 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बेंच केस सुन रहा था। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, फिर चीफ जस्टिस ने इन्हें यह हुक्म क्यों दिया? और राना शमीम ने 3.25 साल बाद जस्टिस साकिब निसार को हदफ क्यों बनाया, वगैरह वगैरह। मैं इन सवालों के जवाब के लिए पहले जस्टिस साकिब निसार और फिर लंदन में नवाज शरीफ फैमिली के अहम वर्ग से रब्ता किया। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि राना शमीम हुकूमत से पहले अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन लेना चाहते थे। मैंने इनके चंद अहम फैसले रिवर्स कर दिए और इस वजह से उन्हें एक्सटेंशन ना मिल सकी और ये इसका बदला ले रहे हैं। इनका यह भी कहना था कि राना शमीम सिर्फ मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये इन जस्टिस आमिर फारूक को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, जिनकी अदालत में 17 नवंबर को मरीम नवाज और कैप्टन सफ्दर की अपीलों की समाअत है। ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप जस्टिस आमिर फारूक के साथ कितने पुराने ताल्लुकात हैं? वो हंसकर बोले कि हमारी बहुत पुरानी शनासाई है और ये बतौर वकील मेरे साथ काम भी करते रहे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं इन्हें फ़ोन करूँगा और ये मेरा कोई गैर कानूनी हुक्म मानेंगे। मैंने इनसे पूछा कि क्या आप राना शमीम के खिलाफ अदालत में पेश होंगे या उनके इल्ज़ामात का जवाब देंगे? उनका फौरी जवाब था कि बिल्कुल नहीं, मैं इस गंद में नहीं पड़ूंगा। मैंने इसके बाद नवाज शरीफ फैमिली के अहम वर्ग से रब्ता किया और पूछा कि आपसे मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही नोटरी पब्लिक से क्यों तस्दीक होते हैं? इनका जवाब था कि सेंट्रल लंदन में सिर्फ एक ही नोटरी पब्लिक है, लिहाजा जो भी शख्स अदालती कागजात की तस्दीक कराएगा वो इसी के पास जाएगा। नैब ने हुसैन नवाज के कागजात भी इसी नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराए थे, लिहाजा सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली नहीं बल्कि नैब के कागजात की तस्दीक भी इसी नोटरी पब्लिक से होती है। मैंने पूछा कि क्या राना शमीम को नून लीग के लोग नोटरी पब्लिक के ऑफिस लेकर गए थे? उन्होंने तस्दीक की और कहा कि नवाज शरीफ के दोस्त उनके साथ थे और राना शमीम ने हल्फ दिया, मुझे अगर फांसी भी लगा दी जाए तो भी मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पूछा, जस्टिस आमिर फारूक जुलाई 2018 में बेंच का हिस्सा नहीं थे?
اور جسٹس ثاقب نثار پھر انہیں فون کر کے ہدایت کیوں دی گئی؟ ان کا جواب تھا کہ یونیورسٹی آف لندن نے 1997 میں شریف سٹی ایجوکیشن کمپلیکس میں قانون کا ایکسٹرنل پروگرام شروع کیا تھا۔ جسٹس عامر فاروق اس وقت وکیل تھے اور یہ شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں پڑھاتے تھے۔ آج کے مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی ان کے شاگرد تھے اور جیو ٹیلی ویژن کے اینکر منیب فاروق بھی۔ یہ اس زمانے میں بھی ثاقب نثار کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان سے انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ تعلقات کے باوجود بینچ کا حصہ نہیں تھے، لہذا جسٹس ثاقب نثار انہیں کیوں فون کریں گے؟ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ کیس جو ہی آگے چلے گا یہ لنک بھی ثابت ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ ٹھوس اور بہت زیادہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اپنے کارڈز احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور یہ وقت پر اپنے ثبوت سامنے رکھتے چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے آخری سوال پوچھا کہ رانا شمیم نے اپنا راز 3 سال اور 4 ماہ کیوں چھپائے رکھا؟ یہ 17 نومبر 2021 کے اس دن کا کیوں انتظار کر رہے تھے جب جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس لگا تھا؟ ان کا جواب تھا کہ رانا شمیم نے یہ بات ہمیں ٹیلی فون پر 1.5 سال پہلے بتائی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کریں تاکہ ہم ان کی بات کو باڈی لینگویج سے میچ کر سکیں، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ لندن نہ آ سکے۔ دوسرا، ہم نے بھی رانا شمیم سے یہ سوال کیا تھا اور ان کا جواب تھا کہ میری اہلیہ اس واقعے کی گواہ تھی اور اسے بہت قلق تھا، لہٰذا اس نے انتقال سے قبل مجھے پابند کیا کہ میں یہ واقعہ نواز شریف کو بھی سناؤں گا اور اگر مجھے کسی عدالتی فورم پر گواہی بھی دینی پڑے تو بھی دوں گا، لہٰذا میں اب آ گیا اور اس سچ کے لیے ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رانا شمیم چیف جج بننے سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیدار تھے، لہٰذا پھر آج ان کے سچ کو سچ کیوں مان لیا جائے؟ وہ ہنس کر بولے، جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کوسہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھی رہے ہیں۔ ثاقب نثار نون لیگ کے وزیر قانون خالد انور کے چیمبر میں کام کرتے رہے تھے۔ خالد انور نے انہیں 1997 میں وفاقی سیکرٹری قانون بنایا اور انہیں میاں نواز شریف کے ذریعے 1998 میں ہائی کورٹ کا جج بنوایا، جبکہ جسٹس آصف سعید کوسہ کی فائل ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ میاں نواز شریف کے پاس لائے تھے۔ وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے، لیکن جسٹس نسیم حسن نے اپنے داماد کے لیے بہت زور لگایا اور یوں یہ بھی 1998 میں جج بن گئی، اور یہ ہمیں سب سے زیادہ سیاسی نقصان ان دونوں ججوں کے ہاتھوں پہنچا۔ لہذا شریف فیملی سے دوستانہ ادھر یا ادھر کسی جگہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ حقائق کہاں تک سچ ہیں یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ گل بد گئی ہے اور یہ اب روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی جائے گی، اور اس کی لپیٹ میں کون کون سا شخص اور ادارہ آئے گا یہ سوچ کر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔